हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? जी फातिमा कैसी हो? आवाज़ आ रही है मेरी? जी सारा गुड मॉर्निंग, कैसी हो? सही गुड। जी बुशरा, अली, सिद्रा, सबा, सायरा कैसे हो आप लोग? अच्छा, मैं ना जो थोड़ी उस दिन रह गई थी हमारी जेब्रेड की, उसी को ही मैं कंटिन्यू करूँगी और फिर उसके बाद हम इसको इनको वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि हमने जितनी हमें चाहिए थी अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रेस की वो हमने कर लिया। बाकी एक्स्ट्रा में चीज़ें, एक्स्ट्रा मटेरियल है जो कि उसका करिकुलम का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो आप अपने तौर से बुक में से कर सकते हो। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको करा दिया और इसमें मेरा इसमें कवर हो गया। और सेमिनार के जो टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी सेमिनार को कवर कर चुके हैं, क्योंकि इनका मिक्सचर में ही आता है। सेमिनार और थ्योरी का पेपर इकट्ठा ही आता है और ज़्यादातर जो है वो सेमिनार का SHP सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। थ्योरी में हमने जो लास्ट पढ़ी है वो हम हॉल्स की थ्योरी पढ़ रहे थे। उसमें कोर केयर और इसका ये वाला मॉडल हमने देखा था और हमने इसको सारा कवर कर लिया था। कोर केयर में से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आए हैं, ये हॉल्स की थ्योरी है। अच्छा, सेमिनार में से ज़्यादातर आया हुआ है इमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि इमेज को कैसे इम्प्रूव करना है, इमेज पे कैसे काम करना है, ज़्यादातर इसके ऊपर आया हुआ है। पॉजिटिव इमेज कैसे करना है, नेगेटिव इमेज कैसे होता है। अच्छा, इमेज इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेटजीज भी मांगी हुई है, नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक हो गया। ठीक है, रियलिटी शॉट का भी एक क्वेश्चन था बीच में। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर एग्जाम में आई हुई हैं और सेमिनार में इससे ज़्यादा चीज़ें कुछ खास टच नहीं की हुई। यहाँ पे तो सेमिनार का पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है। हमारा जो सेमिनार का जो हमने किया था उसमें जस्ट सेमिनार का एक चार्ट बनना था, चार्ट से ज़्यादा सेमिनार के ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ। एक टॉपिक लिया और उसका सेमिनार का एक जो है वो बड़ा पम्फलेट वो बना लिया है, पैनाफ्लेक्स बनाया है, उसकी कंप्लीट स्टडी की और वो एक्सप्लेन किया।
हाँ जी मुबशरा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? वालेकुम सलाम, कैसी हो मुबशरा, नुसरत, बुशरा, सबा, सिद्रा? अच्छा, फिलहाल मैंने रियलिटी शॉप को अपलोड किया, उसकी हम रिवीजन आज कर लेते हैं क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा भी हुआ है और रियलिटी शॉप से रिलेटेड ना हम इसी को फिर कंटिन्यू करते हैं। आपका ये कवर हो जाएगा फिर और रिपीट भी हो जाएगा, इसकी रिवीजन भी हो जाएगी। टॉपिक है हमारा रोल एंड ट्रांजिशन से निकला हुआ। हम एक काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हुए हैं, इसमें कुछ खास नहीं है डिफरेंट, लेकिन फिर भी हम इसको आज इसको देख लेते हैं और दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, रोल क्या है? रोल इज अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी एज्यूम्स अ पर्सन इन अ सर्टेन पोजीशंस और ऑक्यूपेशन विल परफॉर्म। ठीक है, रोल क्या है? ये सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है जो कि किसी एक बंदे को एक टास्क दे दिया जाता है और उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सारे काम वो करेगा। तो वो कौन है? वो किसी सर्टेन पोजीशन पे, किसी सर्टेन लेवल पे कोई जॉब असाइन करके तब ये टास्क दिए जाते हैं या किसी ऑक्यूपेशन में या परफॉर्म करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर है ट्रांजिशन। क्या है? ट्रांजिशन इज अ कंप्लीट प्रोसेस है ड्यूरिंग विच मैनी चेंजेस में हैपन at once in the passage from one state place or subject to another. टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन किस टाइप की आती हैं? टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन में डेवलपमेंटल है, हेल्थीनेस है, सिचुएशनल है, ऑर्गेनाइजेशनल है। ये तमाम क्या हैं? ये ट्रांजिशंस हैं जो आती हैं। ठीक है, ये इसकी टाइप्स हैं। डेवलपमेंटल ट्रांजिशन आती है, हेल्थ इलनेस आती है, हेल्थ की और इलनेस का चेंज आता है, सिचुएशन में जब एकदम चेंज आता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में। ये सब क्या है? ये सारी की सारी ट्रांजिशंस हैं जो कि आती हैं। डेवलपमेंटल ट्रांजिशंस हैं, इसमें क्या है? हेल्थ और इलनेस ट्रांजिशन डेवलपमेंटल है और दूसरी हेल्थ और इलनेस है। डेवलपमेंटल को अगर हम स्पेसिफाई करें तो इसमें बर्थ आ जाती है। ठीक है, एक दफ़ा जब पैदा हो गए फिर बढ़ते गए, साथ साथ डेवलप होते गए, एडोलेसेंस में कन्वर्ट हो गया।
मेनोपॉज आ गया, एजिंग होगी और फिर डेथ होगी। ये डेवलपमेंट है इंसान की, फिजिकल डेवलपमेंट इसमें आ जाती है। हेल्थ और इलनेस में क्या होगा, इंक्लूड रिकवरी प्रोसेस इसमें आ जाता है। हेल्थ में क्या है कि जब तक हेल्दी थे ठीक है, लेकिन जब बीमार हुए रिकवरी प्रोसेस शुरू हो गया, हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो गया, डायग्नोज हो गया, क्रॉनिक इलनेस हो गई, ये सारी चीज़ें रोल एंड ट्रांजिशन में आ जाती है। सिचुएशनल ट्रांजिशन में क्या है, इन्वॉल्व द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द पर्सन इन अ प्री एग्जिस्टिंग कॉन्स्टेलेशन ऑफ रोल है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, एक्सेट्रा है, और लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर्स वगैरह है। ये सिचुएशनल ट्रांजिशन है। ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजिशन में क्या है, चेंजिंग एनवायरनमेंट है, चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं दैट इफेक्ट द लाइफ ऑफ द क्लाइंट एज वेल एज वर्कर्स विद देम। ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजिशन में क्या होगा, जब चेंज हो जाता है एनवायरनमेंट और कंडीशन जो कि इफेक्ट करते हैं लाइफ को, क्लाइंट की लाइफ को। जैसे कि अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो सारी रूटीन जो है वो लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। इवन जब जिन लोगों के साथ आप काम करते हो उनके साथ भी एकदम आपकी लाइफ में चेंज आता है। रोल ट्रांजिशन क्या है, द साइकोलॉजिकल है, इसमें आता है वेयर रेलिवेंट फिजिकल मूवमेंट बिटवीन रोल्स होती है, इंक्लूडिंग डिसएंगेजमेंट फ्रॉम द वन रोल और एंगेजमेंट इन अनदर। इसके बाद है फॉर एग्जांपल नर्सेज प्रिपेयर टू एंटर द प्रोफेशन फ्रॉम स्टूडेंट टू रजिस्टर्ड नर्स। जैसे कि आप लोग हो कि आप क्या थे, पहले स्टूडेंट थे, फिर रजिस्टर्ड नर्स में कन्वर्ट हो रही हो, ये रोल ट्रांजिशन है। आपका रोल जो है वो चेंज हो गया। रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, रोल कॉन्फ्लिक्ट अकर होता है व्हेन अ पर्सन's रोल has two or more conflicting in incompatible expectations। टाइप्स ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। और जो इंट्रापर्सनल है वो इंसान के अपने अंदर आता है राइट और रॉन्ग को लेके, और जो इंटरपर्सनल है वो लोगों के दरमियान। इंटरपर्सनल आगे जो इंसान के दरमियान में है, जो इंट्रापर्सनल जो दो लोगों का है, इस पे काफ़ी हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हुए हैं पहले से। अभी मैं इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, इसलिए जस्ट हम इसको गो थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसके बाद आपके साथ एक और क्वेश्चन शेयर करना है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है जो दो लोगों के दरमियान में होता है, दैट अकर्स बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल, दो से ज़्यादा के दरमियान में भी ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और इसमें क्या होता है, दैट टुगेदर जो लोग इकट्ठे काम करते हैं उनमें मैनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस लीड टू इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग पर्सनालिटीज।
इंक्लूडिंग पर्सनालिटीज़ में, कल्चर में, एटीट्यूड में, वैल्यूज़ में, परसेप्शन में और अदर डिफरेंसेस के दरमियान में जो आ जाता है दो लोगों के दरमियान। अब जो आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें डिस्कस करने वाली थी वो थी रियलिटी शो। रियलिटी शो क्या है? द कंसिस्टेंसी बिटवीन द एकेडमिक वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये इनकन्सिस्टेंसी जब हो जाती है किसमें? बिटवीन द एकेडमिक वर्ल्ड, जो कि हमारी रूटीन लाइफ चल रही है, हमारा जो एकेडमिक हमारा जो एजुकेशनल जो दुनिया है उसमें, या वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड, दोनों के दरमियान में जो एक ट्रांजिशन आती है, जो चेंज आता है, उसे रियलिटी शॉक कहा जाता है। कि हमने बड़े बड़े सुहाने ख्वाब देखे थे, लेकिन जैसे ही एकदम से चेंज होता है, लाइफ और रूटीन चेंज होती है, तो वो दुनिया ही और होती है। इस द रिजल्ट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी हो जाना बिटवीन द एकेडमिक एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क में। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं भी अपना सिस्टम कुछ रिफ्रेश वगैरह करके देखो, क्योंकि यहाँ से तो आवाज़ आ रही है और किसी ने भी नहीं कहा आवाज़ नहीं आ रही। The reactions of new workers when they find themselves in a work situation for which they have spent several years. रिएक्शन होना, इसमें बेसिकली रियलिटी शॉक में रिएक्शन आता है न्यू वर्कर्स का, ऐसे लोगों का जब उन्होंने नया नया अपना काम स्टार्ट किया और वो वहाँ पे नोटिस करें कि हमने देखा कुछ था और निकला कुछ है। इसकी वजह क्या है? हमने पढ़ा कुछ था लेकिन हुआ कुछ है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे आके। और ये उनके बेसिकली रियलिटी शॉक जो है वो उनके फीलिंग्स हैं, उनके थॉट्स हैं, जो जिस चीज़ से वो लोग सफ़र कर रहे हैं, for which they thought they were going to be prepared, and then suddenly find they are not. अब लग ये रहा होता है कि हम इस काम के लिए प्रिपेयर हैं, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो चीज़ें और ही होती हैं और सिचुएशंस फेस करना पड़ती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। रियलिटी शॉक अक्कर इन नॉइस नर्स, ज़्यादातर नॉइस नर्स जो है उसके अंदर आता है व्हेन दे बिकम अवेयर ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन इन द एक्चुअल वर्ल्ड एंड द नर्सिंग एंड दैट ऑफ नर्सिंग स्कूल। रियलिटी शॉक जो नॉइस नर्स ज़्यादातर उसमें आता है और उनको इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। एज द नॉइस नर्स एंटर द न्यू प्रोफेशन रियलिटी शॉक बिगिंस। जैसे ही न्यू प्रोफेशन में जाते हैं उसी वक्त ही जो रियलिटी शॉक है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली आप लोगों को, जब आप लोग न्यू होते हैं, जब आप नर्सिंग में न्यू है, तो आपको आप जब वार्ड में जाते हो और वहाँ पे जाके चीज़ों को फेस करते हो, तो आप क्या कहते हो? फिर आपको समझ आती है कि अच्छा यहाँ पे, फिर आप आके हमें कंप्लेन करते हो कि मैडम हम जो पढ़ते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैडम आपने जो पढ़ाया था वहाँ पे इस तरीके से काम नहीं होता। तो फर्स्ट ईयर में क्लिनिकल पे आपको ज़्यादा मुश्किल आती चीज़ों को समझने में, लेकिन जब आप वहाँ पे रह जाते हो, जब आप वहाँ पे काम करते हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हो और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि जो प्रैक्टिकल है उसमें और थ्योरी में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन हमने ऐसा काम करना है कि हमने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग ही अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपके लिए काम करना ईजी हो जाता है। कॉजेज रियलिटी शॉक के क्या है? फील इंश्योर विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रक्टर। इंश्योर फील करना चाहिए आपको, भले सिक्योरिटी हो या ना हो। अच्छा, आप इंश्योर फील इंश्योर विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर। एजुकेशन प्रोग्राम डिड नॉट एडिक्वेटली प्रिपेयर, जबकि एजुकेशन आपको प्रॉपरली नहीं देगी। डू नॉट हैव टाइम एंड एडिक्वेट नॉलेज, अगर आपका एडिक्वेट टाइम और नॉलेज नहीं है तब। फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Unrealistic expectations of self and co-workers. ये बेसिकली कॉजेज हैं। तो क्या है कि अगर डू नॉट हैव टाइम एंड एडिक्वेट नॉलेज, सबसे पहले कि एजुकेशनल प्रोग्राम ही इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, एडिक्वेटली एजुकेट नहीं किया गया। सेकंड पे आता है कि टाइम और एडिक्वेट नॉलेज भी नहीं दिया गया, एडिक्वेट टाइम और नॉलेज नहीं दिया गया कि स्टडी स्टार्ट तो करवा दी लेकिन बच्चों को प्रॉपरली पढ़ाया नहीं गया, प्रॉपर क्लिनिकल नहीं हुए, प्रॉपर ड्यूटीज़ नहीं हुई। ठीक है, इसके बाद है फियर या लैक ऑफ नॉलेज और कॉन्फिडेंस और टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कोई इशू आए तब ये प्रॉब्लम आती है। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर डाल दी जाएँ तब भी प्रॉब्लम आती है। अनरियलिस्टिक जब एक्सपेक्टेशंस हों तब भी ऐसे होता है। इसके अलावा जब फटीग हो, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो,
रोल कॉन्फ्लिक्ट आए, अनडिफाइंड एक्सपेक्टेशंस हो। जब कोई भी नर्स है या कोई भी वर्कर है और वो न्यूली ज्वाइनर है और वो थक जाता है, जब वो बहुत ज़्यादा फटीग लेता है, तब रियलिटी शो जैसे आप लोग पढ़ के थके हुए हैं और आगे से ड्यूटीज फ़ौरन से इतनी हैवी स्टार्ट होने तक रोल कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। आपको कहा गया कि आप जो है वहाँ पे नर्सिंग एज ए नर्सिंग स्टूडेंट जाओगे, लेकिन आपसे काम क्या करवाया जा रहा है वहाँ पे क्लीनर का आपा का। कैसे? डायपर चेंज करो और यूरिन बैग खाली करो, ये करो वो करो, तो फिर प्रॉब्लम आती है। Lack of resources and lack of support है dealing with the physician and other healthcare workers है, lack of organizational skills है, no situations है, heavy workload है, frequently interruption है। ठीक है, ये सारे causes हैं। इसके अलावा जो phases आते हैं रियलिटी शो के, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रैमर्स मॉडल ऑफ रियलिटी शो है। क्रैमर्स की जो थ्योरी है न्यू नर्सिस की सोशलाइजेशन की, उन्होंने कहा है कि 4 फेजेस आते हैं। एक हनीमून है, एक शॉक और रिजेक्शन है, एक रिकवरी है और एक रेजोल्यूशन। तो ये क्या है? ये 4 फेजेस हैं रियलिटी शो के। सबसे पहले हनीमून फेज है, ये पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट है और सीइंग द वर्ल्ड थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस है। ठीक है, हनीमून फेज में हमें लगता है कि हम बड़े अच्छे ट्रिप पे जा रहे हैं, हम बड़ा एंजॉय करेंगे, हमारी दुनिया की तरफ होगी, हम अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करेंगे, हर चीज़ बहुत अच्छी होगी, इस सुहाने ख्वाब के साथ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आगे होता क्या है, हर चीज़ जो है वो डिफरेंट होती है, दुनिया ही बदली होती है। ठीक है, ये पीरियड है एक्साइटमेंट का और दुनिया को अच्छी नज़रों से देखने का। एवरीथिंग इन द वर्क वर्ल्ड इज जस्ट एज द न्यू ग्रेजुएट इमेजिन। बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कोई न्यूली ग्रेजुएट होके गया है और वो बाहर निकलेगा तो उसको सारे बहुत वार्म वेलकम करेंगे। फिर उसके बाद है मोस्ट ओपन occurs during the orientation period। ज़्यादातर ये orientation period में होता है। The new nurse is in orientation with the former school friends or other new graduates who often share similarities। अब क्या है कि ज़्यादातर जो न्यू नर्सिस हैं ना, इज इन ओरिएंटेशन विद द फॉर्मर स्कूल फ्रेंड्स और अदर न्यू ग्रेजुएट्स को जब न्यूली सारी चीज़ों को स्टार्ट किया, हनीमून फेज चल रहा है, तो अपने जो आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके साथ जो आपके अदर जो फॉर्मर स्कूल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ डिस्कशन करना, जो ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ बात करना इस टॉपिक पे, तो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही होती हैं। तो क्या है, ये हनीमून फेज है और जो हमने सोचा है एक्साइटमेंट है वो एक अलग दुनिया है और वो हम किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे देखेंगे, ऐसे होगा, ये वो। अब इसमें क्या है, इसकी टिप्स हैं। डेवलप इनिशियल बॉन्ड्स ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। इसमें जो हनीमून फेज है इसमें इनिशियल बॉन्ड और ट्रस्ट को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद शॉक फेज आ जाता है। शॉक फेज में नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं टुवर्ड्स देयर न्यू प्रोफेशन अराइजेस। जो हम जिस काम के लिए हम आए होते हैं, जो हमने प्रोफेशन चूज़ किया होता है, जब उसका बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है या उसका हमें अलग ही चेहरा नज़र आता है, तो हम नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। नेगेटिव फीलिंग्स क्या होती हैं? बहुत ही गंदा प्रोफेशन है, मैंने इस प्रोफेशन को चूज़ नहीं करना, मैंने यहाँ पे अब मज़ीद जॉब नहीं करनी, मैं अब यहाँ पे काम नहीं करूँगी, मैं यहाँ से छोड़ के चली जाऊँगी, मैंने नर्सिंग को कंटिन्यू नहीं करना। नेगेटिव फीलिंग्स आ गई। ड्यूरिंग दिस फेज द नर्स रिसीव्स डेली असाइनमेंट्स एंड बिगिंस द टास्क। काम वाम शुरू कर दिया है। देन वॉइस नर्स में बी फ्राइटेंड और रिएक्ट बाय forming a hard-core shell around himself or herself। और जो वॉइस नर्स होती है वो क्या करती है, डरना शुरू हो जाती है और रिएक्ट करती है और अपने आसपास हार्ड शेल बना लेती है। नर्स कम्स इन टू कॉन्टेक्ट विद द फॉलोइंग। नर्सेज ज़्यादातर जो कॉन्टेक्ट में आती हैं किस किस साथ,
कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट आता है, डिफरेंट वेज ऑफ परफॉर्मिंग स्किल्स में आता है, लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एन एक्सपर्ट अवेलेबल एज आ रिसोर्सेज में आता है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा शॉर्ट फेज में कंटिन्यू करते हुए जो नॉइस नर्स होती है वो रिजेक्ट करती है न्यू एनवायरनमेंट को एंड हैव अ प्री ऑक्यूपेशन विद द पास्ट व्हेन ही और शी वाज इन स्कूल। और वो क्या रहता है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जो नॉइस नर्स है वो रिजेक्ट करती रहती है क्योंकि चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती, हर चीज़ पे रेजिस्ट करती है, रिजेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में वो प्री ऑक्यूपाइड उसका माइंड होता है, प्री ऑक्यूपेशन हुई होती है जो कि उसके स्कूल में थी पास्ट की, कि स्कूल अच्छा था, मैं वहाँ पे खुश थी, वहाँ पे ऐसा माहौल था, ऐसा था, मैं कहाँ पे आके फंस गई हूँ, यहाँ पे तो माहौल नहीं अच्छा, यहाँ के लोग नहीं अच्छे, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे वो प्रॉब्लम है, इस तरह की क्वेश्चनिंग होती है, इस तरह की डिस्कशन हम करते हैं। बट अदर्स may reject स्कूल वैल्यूज एंड अडॉप्ट द वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जो लोग जब नई न्यू ऑर्गेनाइजेशन में किसी में जाते हैं और जब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके एटमॉस्फेयर को, उसके माहौल में अपने आप को जब ढालने की कोशिश करते हैं, रेजिस्ट नहीं करते चेंज को, जब तक आप चीज़ों पर रिलेक्टेंट रहते हो, जब तक आप चीज़ों को दिल खोल के चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट ईयर में होता है ऐसे, और आगे जाके भी जैसे क्लिनिकल शुरू होते हैं तब भी ऐसा होता है, दोबारा से मसला शुरू होता है, एक फेज़, फिर एक थर्ड पे आके ये फेज़ शुरू होता है जब आप बिल्कुल जॉब के अंदर इंटर्नशिप में चले जाते हो, तब फिर आके ये फेज़ आता है। तो 3 बार आपके ऊपर ये स्टेज आता है। तो इसमें जो लोग दिल खोल के चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें घुल-मिल जाते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो तो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जो नहीं करते, वो जो हर वक़्त रेज़िस्ट करते हैं, फिर उनके लिए मसला होता है। Dealing with the shock phase is approached in many different ways. Different phase के अंदर किया जाता है। इसमें अब अगर हम शॉक की बात करें, शॉक फेज में तो इनअप्रोप्रिएट अप्रोचेज होती हैं डीलिंग विद द शॉक फेज। इसमें क्या है, रनअवेज कुछ लोग भाग जाते हैं, ठीक है, फाइट और फ्लाइट वाले मोड में लोग जो है वो भागना पसंद करते हैं, कुछ राइटर्स होते हैं, कुछ बर्न आउट होते हैं, कुछ लोनर्स होते हैं, न्यू नर्स ऑन द ब्लॉक है, कोई चेंज एजेंट होते हैं, ठीक है। जो नेटिव हैं वो क्या करते हैं, दे डिसाइड दे कांट फाइट द एक्सपीरियंस नर्स और द एडमिनिस्ट्रेशन, दस दे अडॉप्ट द वेज ऑफ लास्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, लीस्ट रेजिस्टेंस। वो ये करते हैं कि वो लीस्ट रेजिस्ट करते हैं और चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। जो रन अवेज हैं, ये क्या है, ये न्यू नर्सिस हैं और मैं चूज अनदर ऑक्यूपेशन और रिटर्न टू ग्रेजुएट स्कूल्स। और ये क्या है, अपना प्रोफेशन चेंज कर देते हैं, ग्रेजुएट स्कूल्स में जाना शुरू हो जाते हैं। और क्या करते हैं इसके अलावा, प्रिपेयर होते हैं फॉर करियर इन नर्सिंग एजुकेशन टू टीच अदर देयर वैल्यूज ऑफ द नर्सिंग। जो राइटर्स हैं ये दे कंसीडर नर्सिंग जस्ट अ जॉब टू गेट मनी। जो बर्न आउट है ये क्या है, दीज नर्सिस बॉटल अप कॉन्फ्लिक्ट अंटिल द बर्न आउट। अब ये लोग क्या करते हैं, ये बॉटल अप करते रहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, और जब तक कि धमाका ना हो, भड़ास ना निकले सही तरीके से। कुछ लोनर्स हैं, दीज नर्सिस क्रिएट देयर ओन रियलिटी, अपनी रियलिटी में जीते हैं। दीज नर्सिस में प्रेफर नाइट शिफ्ट, इन्होंने अपनी एक दुनिया बना ली, जब करना ही काम है, जब रहना ही इसी प्रोफेशन में और जब करना ही इसी तरीके से काम है, तो हम फिर इवनिंग नाइट में रहेंगे, हम सुबह वालों के मुंह मत्थे नहीं लग सकते, हम आवाज़ आ रहे हैं, सुबह में काम बहुत होता है, सुबह में खबारी बहुत है। तो ये राइटर्स हैं, इन्होंने लर्नर्स हैं, इन्होंने अपनी दुनिया बना ली है, ये नाइट शिफ्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, द न्यू नर्सिस ऑन द ब्लॉक, जो न्यू नर्सिस होती हैं वो क्या करती हैं, चेंज जॉब्स फ्रीक्वेंटली। कुछ लोग जो न्यूली होते हैं वो बार बार अपनी जॉब चेंज करते हैं, अपना एरिया चेंज करते रहते हैं, उस वक्त जब तक उन्हें कोई बेस्ट परफेक्ट मिल नहीं जाता। चेंज एजेंट क्या है, दे आर द नर्स हु केयर enough to work within the system to elicit change. They frequently visit the nurse manager or head nurse to suggest change or better way. अब जो ये होते हैं बेसिकली, जो चेंज एजेंट्स हैं, इनका क्या काम है कि ये करते हैं कि इनको पता है कि यहाँ पे जो चीज़ें, जहाँ पे लैकिंग्स हैं, जिन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, ये लोग उस पर काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि चेंज ले आएँ। उसके लिए बार बार जो अप्रोच करने की ज़रूरत है, ये अप्रोच करते हैं नर्स को, मैनेजर्स को। शॉर्ट फेज है, टिप्स की क्या है, फाइंडिंग अ मेंटोर फॉर गाइडेंस,
taking care of yourself physically and emotionally, developing a sport network. फिर बारी आती है रिकवरी फेज की। रिकवरी फेज क्या है? एबल टू लुक एट ऑल साइड्स एंड सी द रियलिटीज। रिकवरी फेज में तमाम साइड्स को, हर एक ऑप्शन को, यानी कि अब दुनिया देख ली हुई है, अब आंखें खुल गई हैं, ठीक है, अब पता लग गया है, और सी द रियलिटीज विद आ मोर ओपन पर्सपेक्टिव। अब हकीकत को, दुनिया को समझना शुरू कर दिया और देखना शुरू कर दिया। अब पता लग गया कि हकीकत क्या है, दुनिया क्या है। Then a voice nurse begins to understand the new culture to a certain degree. अब यहाँ पे आके न्यू कल्चर को नई सर्टेन डिग्री पे देखना शुरू कर दिया, और देयर इज लेस टेंशन, और टेंशन भी कम हो गई और एंग्जाइटी भी कम हो गई है। और क्या हुआ है? हीलिंग, और इसमें हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। रिसीव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। इसमें क्या है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को रिसीव किया जाता है लोगों से, और यानी कि अगर अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाने के लिए एक्सेप्ट किया जाता है चीज़ों को। रेजुलेशन फेज है। रेजुलेशन फेज क्या है? यूजुअली टेक अराउंड अ ईयर, ऑलमोस्ट साल लेता है। पर्सन कैन सी द रोल इन द पर्सपेक्टिव एंड फुली कंट्रीब्यूशन टू द प्रोफेशन, ठीक है। द रेजुलेशन फेज इज द रिजल्ट ऑफ द शॉक फेज। ये शॉक फेज का रिजल्ट है। एंड द नॉइस नर्सिस ability to adjust to the new environment. If the nurse is able to positively work through the rejection phase, he or she grows more fully as a person and a professional nurse phase. Degrees इसकी क्या है? Maybe less of new graduates for new graduates for begin their career in the same institution where clinical रोटेशंस वर्क परफॉर्म। ज़्यादातर उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता जिन्होंने अपना प्रोफेशन ही वहाँ से स्टार्ट किया, और जहाँ पे क्लिनिकल रोटेशंस भी उनकी होती रही हों, क्योंकि उन्हें तब चीज़ों का पता है, लोग उनको जानते हैं, और उनको ज़्यादा चीज़ें डील करने में मुश्किल नहीं आएगी। तो इसके बाद है मे बी हायर फॉर स्टूडेंट हु चूज टू वर्क इन अ सिचुएशन इन विच दे डिड नॉट ट्रेन। ज़्यादा मुश्किल उनके लिए होता है जिन्होंने अपने इंस्टीट्यूट को भी चूज़ ना किया हो और उस इंस्टीट्यूशन में काम भी ना किया हो। ज़्यादा मुश्किल वो बेचारे फेस करते हैं। जैसे कि अब आप लोग शालामारियन हो, और अगर आप शालामार में ही फ़िलहाल अपने क्लिनिकल और कैरियर का स्टार्ट करते हो, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपने यहीं पे अपने क्लिनिकल्स किए हैं, और यहीं पे ही आपको सारे जानते हैं, पूरे हॉस्पिटल का आपको पता है, और यहीं पे जब जॉब करोगे तो आप इजीली यहाँ से वहाँ जाओगे, अपने काम वाम हैंडल करोगे, आपको मुश्किल नहीं आएगा। ट्रांजिशन होती है जो नॉइस से एक्सपर्ट की तरफ, इसके भी स्टेजेस हैं। अब ये रियलिटी शॉक वाला यहाँ पे कवर हो गया, इसको मैं एंड करती हूँ। अच्छा, रियलिटी शॉक अभी चल रहा है। अच्छा, जो नॉइस नर्स है, नॉइस से जो एक्सपर्ट में जब चेंज होते हैं, इसके स्टेजेस हैं, ये आप लोग देख लेना। मैं आपको बताती हूँ रियलिटी शॉक में 4 रीजंस जो कि स्ट्रेस की तरफ रियलिटी शॉक में लेके जाती हैं। सबसे पहले रियलिटी ऑफ प्रैक्टिस जो है, अनफेमिलैरिटी विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप और लैक ऑफ क्लिनिकल जजमेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी को रियलिटी ऑफ प्रैक्टिस पता नहीं है, यानी कि जो बिल्कुल आप लोगों का बीएसएन का जो पायनियर बैच था, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी, क्योंकि उनको ये ख्वाब दिखाया गया था कि आप लोगों को बेड साइड बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, और आप लोग बिल्कुल यहाँ पे आप बिल्कुल हेड नर्स होगे, और आप सबके ऊपर बॉस लग जाओगे। और जो बिल्कुल पायनियर बैच था, उनको इसलिए मुश्किल आई कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्वाब देख लिए थे कि हमें जो है वो वाकई ही बहुत ज़्यादा बड़ा अफसर बना दिया गया है। लेकिन हुआ फिर ये
कि जब उनको वो चीज़ नहीं मिली तो उन्हें ज़्यादा फेस करना पड़ा और वो ज़्यादा रियलिटी शॉक में गई, क्योंकि उन्हें भी, क्योंकि वो ये टॉन्टिंग करते थे, वो नर्सिस को ज़्यादा डिग्रेड करते थे और नर्सिस को प्रॉपर वो नहीं थे समझते, क्या कहते हैं, उनको डिग्रेड करते थे। और सीनियर्स के साथ जो है ना, आपके जो पुराने बैचेस थे वो ज़्यादा रूड होते थे और वो ये कहते थे कि हम लोग आप लोगों के ऊपर बॉस आए हैं। वो जब इस तरह की सिचुएशन चल रही थी तो उसकी वजह से क्लैश भी बहुत ज़्यादा आता था, प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन हुआ ये कि जब उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन वो आए बेड साइड पे ही, तो ज़्यादा जो आपस में जो वो हुआ है, क्लैश आया, वो इस चीज़ का आया कि इन लोगों ने पहले बातें की और उसके बाद आए फिर वहीं पे ही ना। तो ये जो ये एक रियलिटी है, जब इन्हें एक्सेप्ट भी करनी पड़ी ना कि हमने तो बड़ी फड़ियाँ मारी थी लेकिन हम फिर वहीं आ गए, उसकी वजह से भी ये लोग ज़्यादा स्ट्रेस में गए। उसकी वजह एक ये भी है। तो काफ़ी ज़्यादा जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो तब तक क्रिएट हो चुकी हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बन चुकी हुई थी। तो उनके लिए इसके अंदर इस सिचुएशन में जाना थोड़ा सा ज़्यादा ही मुश्किल था, प्रॉब्लमेटिक था। अच्छा, इसमें क्या है, अब ये क्या है, रियलिटी और प्रैक्टिस होगी। फिर उसके बाद हुआ अनफेमिलैरिटी हो किसके साथ, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर आपको नहीं पता, आप जाते हो अपना कोई भी काम करवाने के लिए, लेकिन आपके साथ होता ही है जब भी आप निकलते हो बाहर तो आप गुम हो जाते हो और करना कुछ जाते हो, खास कहाँ जाते हो। तो उसमें जब आप इस सिचुएशन से गुजरते हो तो आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ फेमिलैरिटी होना बड़ा मैटर करता है और बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो होना चाहिए, आपको फेमिलियर होना चाहिए चीज़ों के साथ। फिर उसके बाद है लैक ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आपके सीनियर्स हैं वो आपको हर वक्त टॉन्ट करते हैं, या आप हर वक्त एक चीज़ ही फेस करते हो कि आपको जो है वो हर वक्त बुरा कहा जाता है और आप हर वक्त जो है वो इस सिचुएशन से गुजरते हो कि आपको डिग्रेड किया जाता है और हर वक्त निशाने पे रखा जाता है। तो फिर आप क्या करोगे, आप उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाओगे, आप उस प्रॉब्लम में रहोगे कि मैं कहाँ फंस गया। ठीक है। अच्छा, अब स्पेशल नीड, इसके लिए रियलिटी शॉप में स्पेशल नीड्स है नॉइसनर्स के लिए, उसको इंटरपर्सनल स्किल्स आनी चाहिए। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स का पता होना चाहिए, स्पेसिफिकली क्लिनिकल स्किल्स आनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आनी चाहिए, डेलीगेशन स्किल्स हैं और प्रायोरिटी सेटिंग करना आनी चाहिए। फिर उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या है, माउस प्रिसिशन। अब ये इसको आप एक दफ़ा डिटेल में आप लोग खुद भी देख लेना, इंटरपर्सनल स्किल्स क्या हैं और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये जो स्किल्स हैं एक दफ़ा देख लेना आप लोग। स्ट्रेटजी क्या है ट्रांजिशन को ईज़ करने के लिए, ये ट्रांजिशन का पार्ट है, रियलिटी शॉक का नहीं है। आप ट्रांजिशन को एक दफ़ा इस लेक्चर को खुद भी रिवाइज कर लेना। ठीक होगा, मैं दूसरा लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, उसकी भी हम अभी रिवीजन कर लेते हैं। स्टेटस और इमेज पे था कि हमने उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन भी आया होगा और मैं ये चाह रही हूँ कि आप इसको कवर कर लो जितना हो सकता है।
अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही, टाइम होगा फिर लगवाना। ठीक है, स्टेटस क्या है आपको पता होना चाहिए। स्टेटस रिलेटिव, सोशल और प्रोफेशनल पोजीशन है, यानी कि एक स्टैंड है, रैंक है या रैंकिंग पोजीशन है। सोशल पोजीशंस में, स्टेशन में, लेवल में। और इसका जो जनरल इंप्रेशन है दैट अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्ट प्रेजेंट्स टू द पब्लिक है। परसेप्शन है, पब्लिक कंसेप्ट है, इंप्रेशन है, पर्सोना है, प्रोफाइल है, फेस है, आइडेंटिटी है। ये सब क्या है, ये स्टेटस है। इमेज क्या है, द जनरल इंप्रेशन है दैट अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द पब्लिक। अब इमेज क्या है, ये एक जनरल इंप्रेशन होता है किसी भी पर्सन का या ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी प्रोडक्ट का, जो कि पब्लिक को रिप्रेजेंट किया जाता है पब्लिक की। इसके बारे में परसेप्शन क्या होनी चाहिए, पब्लिक का कंसेप्ट क्या आता है, और पब्लिक इंप्रेशन क्या आता है, पर्सनल क्या है, इसकी प्रोफाइल क्या है, फेस और आइडेंटिटी क्या है। ये बेसिकली इमेज है। नर्स क्या है, पीरियड ऑफ नर्सिंग डेवलपमेंट, पता नहीं क्वेश्चन आया या नहीं। आप पीरियड वाइज जो है वो नर्सिंग डेवलपमेंट को भी एक दफ़ा याद रखना। मैन एंड द इमेज ऑफ द नर्सिंग क्या है, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग है, सिग्निफिकेंस इमेज की क्या है, इमेज बिल्डिंग कैसे होगी। सिग्निफिकेंस में क्या है कि द इमेज ऑफ द नर्सिंग इज इम्पोर्टेंट है, पब्लिक इमेज क्रिएट करता है।
इसमें क्या है नर्सिंग प्रोफेशन का में क्या है इसका इमेज जो है वो किस तरीके उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इमेज की बिल्डिंग कैसे होगी। ये एक प्रोसेस है माइंड का, वन सेल्फ बीइंग पॉजिटिव अबाउट वन सेल्फ इमेज है लीडिंग टू अ बेटर चांस ऑफ इंक्रीजिंग वन सेल्फ एस्टीम है, एंजॉयिंग अ मीनिंगफुल और हैप्पी लाइफ। इमेज बिल्डिंग कैसे होगी, नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसर्न। टू व्यूज है नर्सिंग के, इंटरनल इमेज और एक्सटर्नल इमेज है। Internal में how nurses see themselves as individual, how nurses grow in beyond the profession। ठीक है। एक्सटर्नल इमेज में इसमें व्यूज हैं प्रेजेंटेड टू इम्प्रेस पोटेंशियल स्टूडेंट्स में है, इसमें लेजिस्लेटर है और पब्लिक आ जाती है। ठीक है। When nurses want to improve their self image, क्या चाहती हैं, changing the image of the nurses and the nursing। इसमें क्या है, to change the large group require a concrete plan that is effective over time। The basic image of the nursing profession has already been established। अब क्या है कि ये है आपका वो क्वेश्चन जो कि आपके पास पेपर्स में 2-3 बार आया होगा। चेंजिंग द सेल्फ इमेज ऑफ द इंडिविजुअल नर्स किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले, डू यू थिंक दैट द नर्सिंग हैज़ इमेज प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है। इसमें कंपोनेंट्स है इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ इमेज के लिए। सबसे पहले क्या है कि एक्सपीरियंस किया जाए, सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सपीरियंस। सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सपीरियंस, हेरेडिटी है, एनवायरनमेंट है, थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, एक्शन परफॉर्मेंस है, जेंडर सोशलाइजेशन है और रेफरेंस ग्रुप्स हैं। ठीक है।